जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के पहले स्वदेशी एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण। पंजाब पुलिस ने पकड़े 2 और आईएसआई के जासूस। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने फॉल्टी मिलिट्री इक्विपमेंट से चिंतित। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अलर्ट मोड पर, छुट्टियां हुई कैंसिल। और पाकिस्तान के मुताबिक उनकी एयरफोर्स जल्दी बन जाएगी एशिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स। कल 3 मई को मध्य प्रदेश में डीआरडीओ ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के पहले उड़ान परीक्षणों को आयोजित किया था। ये जो एयरशिप प्लेटफॉर्म है, इसे डीआरडीओ की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है और इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंस्ट्रूमेंटल पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था। इस ट्रायल के दौरान ये जो प्लेटफॉर्म है लगभग 62 मिनट्स तक हवा में रहा था और इस उड़ान परीक्षण का जो डेटा है उसे ऑन बोर्ड सेंसर्स के माध्यम से रिसीव किया गया था और इसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए उड़ान के दौरान इमरजेंसी डिफ्लेक्शन सिस्टम्स और एनवेलप प्रेशर कंट्रोल को डिप्लॉय किया गया था। आगे ट्रायल के बाद ट्रायल टीम ने सिस्टम को रिकवर किया आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इस एयरशिप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन और आईएसआर यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और इसके सफल ट्रायल के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिन्होंने इस तरह की कैपेबिलिटीज़ को स्वदेशी तौर पर बनाया है। और ये जो सिस्टम है हवा से भी ज़्यादा हल्का है, जो कि पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर में ऑपरेट करते हुए सर्विलेंस के मामले में सैटेलाइट्स और यूएवीज के बीच के गैप को फिल करता है और एक कई महीनों तक भी काफ़ी चुपचाप तरीके से ऑपरेट करते हुए महत्वपूर्ण निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर के रामबान डिस्ट्रिक्ट में आर्मी का एक व्हीकल रोड से स्किड होकर लगभग 700 फुट गहरी खाई में जाकर गिरा था और इस दुर्घटना में हमारी आर्मी के 3 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और ये एक्सीडेंट सुबह 11:30 बजे हुआ है, जब आर्मी का ट्रक जो कि कॉन्वॉय का हिस्सा था और वो जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। और इस दुर्घटना में हमने अपने जिन 3 वीरों को खोया है उनके नाम हैं सिपाही अमित कुमार, सिपाही सुजीत कुमार और सिपाही मान बहादुर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन तीनों वीरों की आत्मा को शांति मिले। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को बस्ट किया है और इसी के तहत 3 मई 2025 को 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनकी पहचान पलक शेर मसीह और सूरज मसीह के रूप में हुई है। और इन पर आरोप है कि अमृतसर में एयरबेसिस और आर्मी कैंटोनमेंट एरियाज की फोटोग्राफ्स और ऐसी अन्य सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को लीक कर रहे थे। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही ये खुलासा हुआ है कि इनकी जो लिंक हैं वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ पाए गए, जो कि हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी के थ्रू इस्टेब्लिश किए गए थे, जो भी वर्तमान समय में अमृतसर की सेंट्रल जेल में है। बाकी इस मामले पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। और भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब पुलिस भारतीय सेना के साथ मजबूती से खड़ी है और जो भी भारत के आर्म्ड फोर्सेस की सुरक्षा के लिए खतरा बनने का प्रयास करेगा तो इसके खिलाफ इमीडिएट एक्शंस लिए जाएंगे। बाकी कल बीएसएफ ने जिस पाकिस्तानी रेंजर को अपनी कस्टडी में लिया था उसकी पहचान सिपाही मोहम्मद अब्दुल्ला के तौर पर हुई है, जो कि भारत में जासूसी करने के इरादे से सीमा पार करके हमारी साइड आया था। लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाता, भारत की बीएसएफ ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया था। पर जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान तो यही कहेगा कि बीएसएफ ने उसको पकड़ा नहीं है बल्कि वो उसको पाकिस्तान से उठा के लाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ भी है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इस घटना के बारे में जो पाकिस्तान के पत्रकारों को बताया है कि भारत की एक बीएसएफ यूनिट ने पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर से उस पाकिस्तानी रेंजर को अगवा किया है। पर खैर कोई बात नहीं, जल्दी आदान प्रदान करके पाकिस्तान चाहे तो अपने रेंजर को वापस ले भी सकता है। और बाकी जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे एक बीएसएफ के जवान को इलीगल तरीके से अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, तो शायद पाकिस्तान उनकी रिलीज पर अच्छे से विचार करे। और वैसे भी पाकिस्तानी रेंजर जो हमारे साइड में घुसा था उसका तो फ़ायदा ही है, क्योंकि यहाँ कम से कम पानी है, खाना है और चाय भी मिल जाएगी। बाकी भारत के मिलिट्री एक्शन के डर की वजह से सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी जारी है और ऐसा करते हुए 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक सीमा पर सबसे अधिक संख्या में पाकिस्तान की पोस्ट एक्टिव हो चुकी हैं। और पाकिस्तान ने मुख्य रूप से कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंधार, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर वाले सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है। और जबकि आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहले इंडियन नेवी चीफ और फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ के साथ भी खास मीटिंग कंडक्ट करी थी। और पिछले कुछ दिनों से जहां एक तरफ पाकिस्तान की नेवी अरेबियन सी पर इंटेंस फायरिंग ड्रिल्स को कंडक्ट करने में लगी हुई है, तो वहीं इसी बीच अरेबियन सी पर इंडियन नेवी द्वारा भी कई सारी ड्रिल्स ऑलरेडी चल रही हैं। तो ऐसे में भारत की मैरीटाइम अथॉरिटीज़ ने कॉमर्शियल शिप्स के लिए अरेबियन सी के कुछ हिस्सों पर अलर्ट जारी किया है और जिन जिन जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है तो वहाँ पे सभी कॉमर्शियल शिप्स को ना जाने की सलाह दी गई है। और अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पिक्चर भी पोस्ट करी थी, जिसमें नेवी के तीनों महत्वपूर्ण एसेट्स, सबमरीन्स, वॉरशिप और हेलीकॉप्टर्स, तो ये एक साथ दिखाई दिए थे। और जो कि सिर्फ एक पिक्चर नहीं है बल्कि एक संदेश है। और संदेश क्या है वो आप समझ ही सकते हैं। और जिन्हें संदेश समझ में नहीं आ रहा है
खास करके हमारे निकम्मे पड़ोसी, तो उन्हें हम बताए थे आसान से शब्दों में। तो संदेश ये है कि PKMKB बेहद ही जल्द होने वाला है, बस तैयार रहो। पाकिस्तान का एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिसका नाम है इस्लामाबाद वाइब। तो इसके द्वारा एक नहीं बल्कि लगातार कई सारी फेक न्यूज़ भारत को लेकर फैलाई जा रही है। और इस हैंडल के द्वारा जो लेटेस्ट फेक न्यूज़ फैलाई गई है वो ये है कि भारतीय सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बीच सहमति नहीं बन पा रही है और उनके बीच किसी तरह का तनाव है। और इसी फेक न्यूज़ के साथ एक फेक लेटर भी इस हैंडल के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है। हालांकि हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि भारत सरकार ने इस हैंडल को अभी तक बैन क्यों नहीं किया है। इसी तरह से जो प्रो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं तो वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल के खिलाफ भी एक फेक न्यूज़ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनका दावा है कि NSA अजीत डोभाल पर FIR दर्ज हुई है और जिसमें वे एक फर्जी FIR की कॉपी को सर्कुलेट कर रहे हैं। और भारत के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए अब जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इंटरनेशनल मीडिया को POJK में लाने का प्रयास कर रही है। बाकी एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर ब्लफ खेलने का प्रयास किया है, जिसमें अभी हाल ही में रशिया में पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान अपनी पावर के फुल स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करेगा, जिसमें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह की पावर्स शामिल हैं। और हर कोई जानते हैं कि केवल एक तरह का ब्लफ ही है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने का मतलब है पृथ्वी से पाकिस्तान के अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर देना। बाकी POJK के भिंबर में भारतीय सीमा की तरफ पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय की मूवमेंट्स फिर से स्पॉट की गई हैं, जिन्हें पाकिस्तान के नागरिकों ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया था। और जैसे कि लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि अगर हाई इंटेंसिटी का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके पास केवल 4 दिन तक ही युद्ध लड़ने की क्षमता है। तो अब इसी बीच एक डॉक्यूमेंट भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसने इस बात का खुलासा किया है कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है उसने पाकिस्तानी आर्मी के अंदर के क्रिटिकल इश्यूज़ को हाईलाइट किया है, जैसे कि उनके पास जो फॉल्टी वॉर इक्विपमेंट हैं, उनके पास फंडिंग की भारी कमी है। और ये खुलासा पाकिस्तान के एक्चुअल मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को दर्शाता है। बाकी पाकिस्तान के पत्रकार तो अलग अलग देशों में भारत के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बहुत ही अतरंगी से आइडिया दे रहे हैं। जैसे कि एक पत्रकार ये कह रहा था कि अगर अमेरिका में भारत के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है तो पाकिस्तान को अपने वहाँ से कुछ महिलाएं US में भेजनी चाहिए, वहाँ के पब्स में भेजनी चाहिए, ताकि वो अपने चार्म के साथ US थिंक टैंक को इन्फ्लुएंस कर सके। तो दुनिया के नंबर 1 एयरफोर्स को नंबर 1 दिखाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा एक नया तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, और जिसमें वो एक क्लेम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो रशिया और चीन के बाद एशिया रीजन की तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बनने की राह पर है। और फिर इसी दावे को साबित करने के लिए एक तरह का एनालिसिस भी शेयर किया गया है, और जो कि आधारित है मॉडर्न एयर पावर के 9 क्रिटिकल पॉइंट्स पर। और वो 9 पॉइंट्स हैं फाइटर फोर्स, फोर्स मल्टीप्लायर्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, अनमैन्ड सिस्टम्स, स्पेस एंड साइबर डोमेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिलियंस, इंडिजिनस कैपेबिलिटी एंड सप्लाई सिक्योरिटी, और ट्रेनिंग, कॉम्बैट रिकॉर्ड और पायलट अवेलेबिलिटी। और इसमें से भी जो फाइटर फोर्स वाला पॉइंट है उसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के पास आज के समय में लगभग 450 फाइटर्स हैं, जिनमें लगभग 150 JF-17, 75 F-16, 150 से अधिक मिराज और कम से कम 36 न्यूली इंडक्टेड J-10C फाइटर्स हैं, और कुछ और फाइटर्स अभी डिलीवर होने बाकी हैं। और ऊपर से इनके साथ वेरी लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल्स जैसे कि राड और H-4 स्टैंड ऑफ वेपन्स। और उनका क्लेम है कि 2030 के बाद जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो चीन के बाद एशिया की एकमात्र एयरफोर्स होगी जो 5th जनरेशन के 3 अलग अलग फाइटर्स को ऑपरेट करेगी, जिसमें से एक है चीन का J-35, टर्की का कान और पाकिस्तान का अपना खुद का PFX फाइटर प्रोग्राम, जो कि फिलहाल अभी अंडर डेवलपमेंट है। और अगर खास तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की फाइटर फोर्स में उन्होंने मुख्य रूप से जोड़ दिया है 5th जनरेशन के इंडक्शंस पर, क्योंकि भारत के पास अभी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं है। और इसलिए वो ये मान रहे हैं कि स्टेल्थ डिपार्टमेंट में जो भारत की एयरफोर्स है वो पाकिस्तान से लगभग 5 से 8 साल पीछे ही रहेगी। और इसी तरह के और भी कई सारे तर्क उन्होंने अपने अलग अलग पॉइंट्स में दिए हैं। हालांकि अगर उन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी, पर फिलहाल के लिए फाइटर स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, जिस पर पाकिस्तान के जो एनालिस्ट है मान रहे हैं कि इस मामले पर भारत की एयरफोर्स उनसे पीछे रह जाएगी। तो देखिए, ये तो फैक्ट है कि भारत के पास अभी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं है, और ये भी एक फैक्ट है कि अभी जिस समय हम ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं है। अब आगे चलकर पाकिस्तान को J-35 मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो आगे आने वाले टाइम पे पता लगेगा। उसी तरह से टर्की के कान एयरक्राफ्ट की बात भी है, और पाकिस्तान के अपने खुद के सो कॉल्ड 5th जनरेशन प्रोग्राम की बात भी है। तो इसलिए अगर हम बात करें जो मौजूदा एयरक्राफ्ट अभी ऑलरेडी इंडक्टेड हैं, तो उनके कंपैरिजन में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि भारत के एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सके। इनफैक्ट भारत के पास ऑलरेडी कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो भले ही 5th जनरेशन के कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज़ ऐसी हैं कि वो चीन के भी सो कॉल्ड 5th जनरेशन्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। बाकी जैसे कि पाकिस्तान का कहना है कि 2030 के बाद वो 3 अलग अलग तरह के 5th जनरेशन को ऑपरेट करेंगे, तो उन्हें शायद ये पता भी होना चाहिए कि 5th जनरेशन को ऑपरेट करने की एक कॉस्ट भी आती है। तो फिर वो कॉस्ट पाकिस्तान के पास कहाँ से आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है तो उसको देखकर यही लग रहा है कि इनके पास तो एक ही ऑप्शन है फिलहाल, जी पे।
और हाँ, वैसे जीपे से याद आया, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी कि पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही कुछ अभद्रता करी है। हालांकि इस वाले दावे पर कितनी सच्चाई है इस पर हम कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, पर पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो जाए तो वो भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बिना किसी डिले के इमीडिएट इफेक्ट के साथ सभी लंबी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है और एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑर्डर्स राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। और ये इकलौती फैक्ट्री नहीं है, बल्कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अंडर आने वाली ऐसी ही कम से कम 7 फैक्ट्रीज पर ये सिमिलर से मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि पहलगाम वाले हमले के बाद से ही कंपनी अलर्ट मोड पर चल रही है और अगर किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अभी भी एक कन्फ्यूजन बनी हुई है कि इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज़ की छुट्टियों को कैंसिल करने के जो ऑर्डर्स हैं तो वो सेंट्रल की तरफ से आए हैं या नहीं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के सीनियर ऑफिसर का कहना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में छुट्टियों को कैंसिल करने से संबंधित हमने कोई ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं किया है। लेकिन हाँ, कुछ PSUs जरूर हैं जिनको इंटरनली इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि करंट सिनेरियो को देखते हुए जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो छुट्टी में जाना अवॉइड करें। बाकी इसके अलावा ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ने रशियन ओरिजिन के इग्ला-S मिसाइल्स के फ्रेश सप्लाईज को रिसीव किया है और इग्ला-S मिसाइल्स की जो नई सप्लाईज हैं तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जिसे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स का इस्तेमाल करके साइन किया गया था। और इग्ला-S की नई मिसाइल्स आर्मी को कुछ सप्ताह पहले रिसीव हुई थी और ये मिसाइल्स फॉरवर्ड फॉर्मेशंस को प्रोवाइड की गई हैं ताकि बॉर्डर्स पर अगर दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट, चॉपर्स या ड्रोन से कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसको तुरंत ही एलिमिनेट किया जा सके। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल 5 मई को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अपने जैपनीज काउंटरपार्ट के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे और इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने के अलग अलग तरीकों को डिस्कस करने के अलावा करंट रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस को भी डिस्कस किया जाएगा। और जैसे कि अभी हाल ही में जैपनीज मीडिया की तरफ से भी क्लेम किया गया था कि जैपनीज गवर्नमेंट ने उनके 6th जनरेशन प्रोग्राम GCAP में शामिल होने के लिए भारत को अप्रोच किया। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कांस्टेबल संतोष कुमार मिश्रा, कांस्टेबल अश्वनी कुमार यादव और कांस्टेबल चंद्रशेखर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1992 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान सिपाही गौरी शंकर शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2024 में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए एयरफोर्स के कॉर्पोरल विक्की पहाड़े वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के पास टोटल कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।